चलिए सीधा रुख करेंगे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जहां पर धर्मेंद्र प्रधान खिताब कर रहे हैं। यह है उसके अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे दिया गया है। कुछ सीटों की गठबंधन की, हमारे जो गठबंधन उनको भी जाएगा, इसीलिए उसकी घोषणा आज हम नहीं कर रहे हैं। और फिर आगे हम आपको तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें और सातवें चरण के हम जैसे जैसे तय होगा उसको बताएंगे। मैं आज प्रत्याशी सूची घोषित करते हुए मैं एक दो चीज़ों की हाईलाइट करूंगा और बाकी उसकी विवरण मेरे मित्र अरुण सिंह जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, आपके सामने उल्लेख करेंगे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी जब संवेदनशील सरकार कहती है, जब सर्वस्पर्शी समाज कहती है, सिर्फ कहती नहीं है, करके भी दिखाती है। हमने जो कहा वो सो किया, कार्यक्रमों में और नेतृत्व में भी। हम उत्तर प्रदेश में पहले से भी हमारी परंपरा रही, इस बार भी हमने जब भी जो आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, हम सामान्य सीट में भी अनुसूचित जाति की वर्ग के मित्रों को भी लड़ाएंगे। उसकी एक सीट आज हम आपके सामने, जब अरुण सिंह जी आपको घोषणा करेंगे, उसकी उल्लेख आएगी। आज भी इस प्रकार की एक सीट है, आगे भी इस प्रकार की सीट आएगा। सर्व समाज, सर्वस्पर्शी प्रतिनिधित्व किया जाएगा। मैं सबसे पहले दो प्रमुख सीटों के बारे में, जो फर्स्ट और सेकेंड फेज में नहीं है, उसकी उत्सुकता आप लोगों के अंदर है। मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड की माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन में जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठी, उसकी जो निर्णय हुआ है, उसमें से दो प्रमुख सीटों के बारे में आपके सामने सूचित कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ जी, गोरखपुर शहर, आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है, वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य, वो प्रयागराज जिले में सिराथू 251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। फिर मैं अरुण सिंह जी को कहता हूं, वो आपके सामने बाकी सीटों के बारे में उल्लेख करेंगे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने जिन नामों पर मुहर लगाई है, उन प्रत्याशियों के नाम मैं पढ़ता हूं। कैराना से भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती मृगांगा सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। थाना भवन, हम सबको मालूम है कि गन्ना किसानों की स्थिति बहुत ही खराब थी। हमारे सरकार के समय बहुत अच्छी गन्ना किसानों के लिए काम हुआ। वहाँ से गन्ना मंत्री श्री सुरेश राणा को पुनः भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी अपना बनाया है। शामली से श्री तेजेंद्र सिंह निर्वाल, वह प्रत्याशी होंगे। बुढ़ाना से श्री उमेश मलिक प्रत्याशी होंगे। और चरथावल से श्रीमती सपना कश्यप पार्टी की उम्मीदवार होंगी। पुरकाजी से श्री प्रमोद उटवाल पार्टी के प्रत्याशी होंगे। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। खतौली से श्री विक्रम सैनी जी चुनाव लड़ेंगे। मीरापुर से प्रशांत गुजर को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। सिवाल खास से यहाँ से मनेंद्र पाल सिंह, वह पार्टी के प्रत्याशी होंगी। सरधना सीट पे केंद्रीय चुनाव समिति ने संगीत सोम को अपना प्रत्याशी बनाया है। हस्तिनापुर, यहाँ से श्री दिनेश खटिक, वह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगी। मेरठ कैंट से अमित अग्रवाल, जो वो बहुत पहले विधायक होते थे, उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। किठौर, अभी सिटिंग विधायक सत्यवीर त्यागी जी को
पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। और मेरठ से श्री कमल दत्त शर्मा पार्टी के प्रत्याशी होंगी। मेरठ साउथ से सोमेंद्र तोमर वो पार्टी के प्रत्याशी हैं। छपरौली से श्री सहेंद्र सिंह रमाला यह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। श्री सहेंद्र सिंह रमाला वहाँ बड़ौद से श्री कृष्णपाल सिंह मलिक केपी मलिक यह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। बागपत से सिटिंग विधायक श्री योगेश धामा इनको पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। लोनी जो गाजियाबाद में है वहाँ से श्री नंद किशोर गुजर पुनः भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे, अभी सिटिंग विधायक हैं। मुरादनगर से श्री अजीत पाल त्यागी वो सिटिंग विधायक है, पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। साहिबाबाद लोकप्रिय अभी के विधायक श्री सुनील शर्मा को पार्टी ने पुनः अपना प्रत्याशी बनाया है। गाजियाबाद अभी उत्तर प्रदेश में मंत्री अतुल गर्ग को पुनः पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। मोदी नगर डॉक्टर श्रीमती मंजू शिवाज ये सिटिंग विधायक हैं, पार्टी ने आपको यहाँ से मोदी नगर से प्रत्याशी बनाया है। धौलाना से श्री धर्मेश तोमर पार्टी के प्रत्याशी होंगे। हापुड़ से विजय पाल आड़ती यह पार्टी के प्रत्याशी। गढ़मुक्तेश्वर श्री हरेंद्र चौधरी तेवतिया यह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। नोएडा यहाँ से श्री पंकज सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे, सिटिंग विधायक हैं। दादरी से तेजपाल सिंह नागर वह पार्टी के सिटिंग विधायक हैं, पार्टी के प्रत्याशी होंगे। जेवर श्री धीरेन्द्र सिंह यहाँ पे यह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। सिकंदराबाद यहाँ पार्टी ने नौजवान कार्यकर्ता श्री लक्ष्मी राज सिंह को प्रत्याशी बनाया है, यहाँ बदलाव हुआ है। श्री बुलंदशहर से प्रदीप चौधरी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। स्याना से देवेंद्र सिंह लोधी यह भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होंगे या चुनाव लड़ेंगे। अनूप शहर से श्री संजय शर्मा, डिवाई से श्री सीपी सिंह चुनाव लड़ेंगे। शिकारपुर से अभी योगी सरकार में मंत्री श्री अनिल शर्मा जी वहाँ से पार्टी के प्रत्याशी होंगे। खुर्जा से श्रीमती मीनाक्षी सिंह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। खैर श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि अभी सिटिंग विधायक हैं, वो उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। बरौली से ठाकुर जयवीर सिंह वह उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। अतरौली अभी जो उत्तर प्रदेश में मंत्री भी हैं और उत्तर प्रदेश के कदावर नेता और जिनका पूरा उत्तर प्रदेश सम्मान करता है ऐसे बाबू कल्याण सिंह जी के नाती हैं, मंत्री हैं, उनको पार्टी ने यहाँ से पुनः प्रत्याशी बनाया है। संदीप सिंह छर्रा से रविंदर पाल सिंह अभी सिटिंग विधायक है, पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। कोल से अनिल परासर वो अभी सिटिंग विधायक हैं और बहुत ऊर्जावान कार्यकर्ता है, पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। इगलास से श्री राजकुमार सहयोगी यह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। छाता से उस क्षेत्र में जो चौधरी साहब हैं उनका बहुत बड़ा नाम है, कई क्षेत्रों में उनका प्रभाव है और अभी योगी सरकार में मंत्री हैं ऐसे चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, उनको पार्टी ने पुनः प्रत्याशी बनाया है। मार्ट से श्री राजेश चौधरी को पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया है। गोवर्धन की सीट बदली है, यहाँ से ठाकुर मेघश्याम सिंह, गोवर्धन से ठाकुर मेघश्याम सिंह
वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगी। मथुरा, हम सबको मालूम ही है कि समाजवादी पार्टी के समय में 3-4 घंटे भी बिजली नहीं आती थी। वो आती भी थी तो कभी रात को आती थी, कभी दिन को आती थी। यह सिलसिला था। श्रीकांत शर्मा जी ऊर्जा मंत्री, उन्होंने अथक प्रयत्न और मेहनत किया। योगी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर बिल्कुल बदली हुई है। तो आपने देखा बीजेपी ने पहली फहरिस्त अपनी जारी कर दी है उम्मीदवारों की, और जो सबसे बड़ा सस्पेंस था वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ कहां से इलेक्शन लड़ेंगे वो भी अब क्लियर हो गया है। तो गोरखपुर से वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ यूपी असेंबली इलेक्शन में चुनाव लड़ेंगे। वहीं कई सिटिंग एमएलएज को टिकट दिया गया है, तो कई नए चेहरों को भी शामिल किया गया है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। तो सबसे पहले यही बात करेंगे उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात की। जी हां, उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसके बाद से ही सभी पार्टियों ने उम्मीदवारों की जो फहरिस्त है वो जारी करनी शुरू कर दी है। इसी के साथ साथ दल बदल का खेल भी शुरू हो गया है। इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं, तो कई लीडर्स जो हैं वो अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। माजी में हमने देखा था कई एमएलए और कई वुज़रा ने अपनी पार्टी छोड़कर, बीजेपी पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी का हाथ थामा। तो वहीं आज जो कियासराइयां समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को लेकर लगाई जा रही थी, वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो गई हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिलेश यादव से नाराजगी जाहिर की और सीधे तौर पर कहा कि वो अब समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। लीडरशिप को लेकर कहीं ना कहीं बात अटक रही है, और चंद्रशेखर आजाद का ये कहना है कि अखिलेश यादव जो हैं वो दलितों का साथ नहीं चाहते हैं, उनकी पार्टी अब इंतखाबात में अकेले ही उतरेगी। हमारे जो मुद्दे थे, क्योंकि आप जिसके साथ गठबंधन में जा रहे हैं, क्योंकि सरकार बनने के बाद वो तानाशाही हो जाता है, और पिछला कुछ इस तरह का कार्यकाल भी एक लंबा समय का रहा है। तो जो मुद्दे थे, जैसे प्रमोशन रिजर्वेशन का मामला, सामाजिक न्याय का मामला, बैकलॉग का मामला, सब पे बात हुई। मुस्लिम साथियों को भी उन्होंने 18-19% आरक्षण देने की बात की थी। सब चीजें बात होने के बावजूद मैं समझता हूं कि सब चीजें, क्योंकि घोषणा करना और उन पे खड़े रहना, मुझे जवाब देना है समाज को, क्योंकि पिछले 9 साल से लगातार हम बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हम अपने लोगों के अंदर रीढ़ की हड्डी पैदा कर पाए। उनका विश्वास टूट गया था कि भाई वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जब हमारे आंदोलन की विचारधारा बदली, जो पिछला आंदोलन था, तो तकलीफ हुई। अच्छा, इस विषय में ये भी याद दिला दूं कि आज बहन जी का जन्मदिन है, तो माननीय बहन जी को भी जो है जन्मदिन की हार्दिक बधाई। वो दीर्घायु और स्वस्थ रहें, और उनके लंबी उम्र की मैं कामना करता हूं तथागत बुद्ध से। भरपूर प्रयास किए गए, क्योंकि हमारे लोगों का एक भरोसा है। पिछली बार जो अखिलेश जी की सरकार में हुआ, उनको ये डर है कि अगर हमारा लीडर वहां नहीं होगा तो कल जो सरकार बन जाएगी हमारे लोगों के वोट से, तो मुझे नहीं लगता कि उन पे सारे मुद्दों पे बात हो पाए, क्योंकि जो उनकी पार्टी से शेड्यूल कास्ट के लीडर जीत के जाएंगे या नहीं भी जाएंगे, वो बेचारे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति खिलाफ नहीं हो सकते। पूरी जिम्मेदारी से 2 दिन यहाँ रहने के बाद, सारी पार्टी कार्यकर्ता बात करने के बाद, सारी चीजों को छोड़ के हमने तय किया कि बीजेपी को रोकना है, किसी भी कीमत पर रोकना है। तो बीजेपी ने जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के, इन सबको रोकने के लिए हमने एक कदम बढ़ाया। सकारात्मक रही सब चीजें, लेकिन अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते। और 2 दिन में निराशा हुई कि 1 महीना 10 दिन के बाद उन्होंने कल अपमानित किया। ये दुखद है। अपमानित किया आपको? हाँ, ये बहुजन समाज के लोगों का उन्होंने अपमान किया है। किसने सर? अखिलेश यादव ने। मुझे ये भरोसा था कि वो भी 85% बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सब लोग भाजपा को रोकने का प्रयास कर रहे थे। मैं समझता कि यहाँ पीठ के दर्द के बाद भी 2 दिन से हूँ कि किसी तरह से बात सकारात्मक हो जाए, लेकिन कल आने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं शाम तक बताता हूँ। उनका जवाब अभी तक नहीं है। अपने दम पे लड़ेंगे
और प्रयास करेंगे जो अभी बिखरा हुआ विपक्ष है उसको एकजुट करें। अगर वो नहीं होगा तो अपने दम पे लड़ेंगे। चंद्रशेखर भाई एक सवाल आपसे ये है मेरा, कांग्रेस मायावती मैं फिर कह दूं आपसे, मैंने माननीय बहन जी से सबसे पहले प्रयास किया था, वो हमारी नेता बड़ी हैं, कि उनके साथ एक गठबंधन में मैंने खूब प्रयास किया। मैं स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ता हूं, उसके लिए मैं तमाम मुकदमे, जेल, सब चीजें देखी, तिहाड़ भी 2-2 बार गया, लेकिन मैंने हमेशा प्रयास किया कि एकजुटता बनी रहे। मैंने बहन जी से प्रयास किया, उन्होंने कोई इस पे सहमति नहीं दर्ज की, मैंने भैया से प्रयास किया, मैंने उनको बड़ा भाई माना। सवाल ये है कि आखिर वजह क्या रही? क्योंकि देखिए हम ये खबर लगातार चला रहे, गठबंधन नहीं हो सका, टीवी नहीं, आपको अखिलेश जी 12:30 बजे मिलेंगे, लेकिन ये बताइए कि आप उनसे पूछे कि ऐसा बड़ा हो रहा है, इसलिए आपका कद बड़ा हो जाएगा, इसलिए नहीं गठबंधन किया गया। मेरा कद, मैं समझिए ना, मैं व्यक्तिगत तो लड़ाई लड़ ही रहा हूँ, मेरे कद की क्या। अभी आपने सर एक महत्वपूर्ण बात कही कि आप विपक्ष को एकजुट करेंगे, तो वो कौन लोग होंगे जिनको आप एकजुट करेंगे? मेरा प्रयास रहेगा, मैं सभी लोगों नाम लेके से, बताइए सर, नाम मैं क्या कह रहा हूँ। अब आप अगर आप ये भी सोचते हैं ना कि मुझसे तो नाम लेने की उम्मीद करते हैं, आप जाके उनसे पूछेगा कि आपने ऐसा क्यों किया। जब आप पूछेंगे तो मैं पर्सनली आपको नाम लेके बताऊंगा। मेरा काम है कि जो बटा हुआ विपक्ष है वो एकजुट। उत्तर प्रदेश में इंतखाबी बिगुल बजने के बाद से हर जमात की जानिब से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने भी आज अपनी पहली फहरिस्त उम्मीदवारों की जारी कर दी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज अपनी यौम पैदाइश के मौके पर उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त का ऐलान कर दिया है और पहले मरहले के तहत मुकाबला करने वाले 53 उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त जारी कर दी गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि मजीद 5 उम्मीदवारों के नामों का 1 या 2 दिन में ऐलान किया जाएगा। पहले चरण की जो 58 विधानसभा की सीटें हैं, तो उनमें से 53 विधानसभा की सीटों पर कैंडिडेट फाइनल कर दिए हैं। 5 सीटें बची है, 1-2 दिन में वो भी फाइनल हो जाएगा। तो आज मैं अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर तो बीएसपी की जो उम्मीदवारों की सूची है, तो उसको मैं पहले चरण की सूची आज मैं जारी कर रही हूँ। 58 में से 53 विधानसभा की सीटों पर जो ये सूची ये मैं आज जारी कर रही हूँ और इसकी कॉपी आप लोगों को अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए रात दिन खूब मेहनत करें और उन्हें भारी वोटों के अंतर से भी जरूर जिताएं। वैसे भी मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार चुनाव में बीएसपी सन 2007 की तरह फिर से यूपी की सत्ता में जरूर वापस लौटेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि मुल्क में हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के तौर पर मनाया जाएगा, यानी 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाएगा। आज पीएम मोदी ने ये ऐलान किया है और उन्होंने स्टार्टअप कारोबारियों के साथ बातचीत के दौरान ये ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजा है। आजादी के 75वें वर्ष में स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का ये आयोजन और भी महत्वपूर्ण है। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, उस भव्य भारत के निर्माण में आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। देश के उन सभी स्टार्टअप्स को, सभी इनोवेटिव युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो स्टार्टअप्स की दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। स्टार्टअप्स का ये कल्चर देश के दूर दराज तक पहुंचे, इसके लिए 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला भी किया गया है। साथियों, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक बीते साल की सफलताओं को सेलिब्रेट करने का भी है और भविष्य की रणनीति पर चर्चा करने का भी है।
सरकार जो बड़े पैमाने पर बदलाव कर रही है, उसके 3 अहम पहलू हैं। पहला, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को, इनोवेशन को सरकारी प्रक्रियाओं के जाल से, ब्यूरोक्रेटिक साइलोज से मुक्त कराना। दूसरा, इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का निर्माण करना। और तीसरा, युवा इनोवेटर्स, युवा उद्यम की हैंड होल्डिंग भी करना। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे प्रोग्राम ऐसे ही प्रयासों का हिस्सा है। कल 16 जनवरी को हुजूर शेखुल आलम का 605वां उर्स शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें, जो 19 जनवरी तक चलेगा। वहीं रदौली में वाक़ खानकाह शेखुल आलम चिश्तिया साबरिया सिलसिले का अहम मरकज है। खानका के सज्जादा नशीन उमार अहमद अहमदी उर्फ नैयर मियां ने बताया कि कोविड के खतरों और अंदेशों के पेश नज़र तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए गए हैं। उन्होंने इस मामले में अकीदतमंदों और ज़ायरीन से खुसूसी गुजारिशात की हैं। शाह उमार अहमद अहमदी उर्फ नैयर मियां सज्जादा नशीन दरगाह शेख अब्दुल हक रदौली जो सिलसिले चिश्तिया साबरिया की का बड़ा मरकज़ है। हज़रत शेखुल आलम का 605वां उर्स जो है वो 16, 17, 18, 19 जनवरी मुताबिक 12 तक 15 जमादुल आखिर को मुनक्किद हो रहा है, जिसमें पूरी दुनिया से लोग आते हैं। पूरी दुनिया से तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन कम से कम इंडिया भर से लोग आएंगे। लेकिन चूंकि कोविड का ख़तरा है, लिहाजा कोविड प्रोटोकॉल के तहत ये उर्स जो है वो मुनक्किद होगा। और इसकी तफसीलात ये हैं कि ये यूँ तो ये प्रोग्राम तकरीबन 16-17 दिनों का है, लेकिन 2 दिन बहुत ख़ास हैं इसके, 14 और 15। इस दिन कुल शरीफ जो रिवायती प्रोग्राम होते हैं उसके कुल शरीफ है, जुब्बे शरीफ की, वो खिरके शरीफ की ज़ियारत है, सिमा है। इसके अलावा कुछ हमारा ये जो जामिया चिश्तिया जो इस खानका का इदारा है, इसकी तकरीबन 6 तसानीफ जो है, 6 किताबों की रस्म इजरा है, जिसमें नमाज और रोज़े के ताल्लुक़ से है। और मुख्तलिफ उमूर पे 6 किताबें इसके शोबे नशर इशात की शाया हो रही हैं। और इसी जामिया चिश्तिया के 20वां जलसा जो है वो सालाना जलसा है, जिसमें हिफ्ज़ और क़रअत और मौलवी आलिम की दस्तार दी जाएगी। इसके अलावा जो कदीम और रिवायती प्रोग्राम है वो तो बाकायदा 16, 17, 18, 19 तक चलेगा। और 19 की शाम को असर के वक्त, ये ज़ुहर से असर के बीच वो खिरके शरीफ की अहम महफिल होगी, और उस वक्त ये उर्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा 19 को 5 बजे। 19 को वो सुबह वो मज़ार शरीफ का गुस्ल दिया जाएगा, और 19 को फिर ज़ोहर के बाद महफिल समा होगी, और असर से कब्ल जो है वो खिरके शरीफ की ज़ियारत होकर के ये उर्स ख़त्म हो जाएगा। हम सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसे हम अपना रोल मॉडल मानते हैं, जिनसे हम मुतासिर होते हैं। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस में इस हफ्ते हमारे साथ शामिल होंगी लवलीना बुरगोहीन। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल विनर लवलीना बोरगोहेन, असम की। भारत का परचम इन्होंने बॉक्सिंग के अरीना में लहराया है। कैसा लग रहा है आपको? सर, आप भी छोटे से गांव से आती हैं जी, है ना? आपके गांव में पूरा सेलिब्रेशन था जब आप मेडल जीती थी, पर लेकिन जब आपने शुरुआत किया, प्रॉब्लम तो बचपन से ही शुरू हो गए थे, क्योंकि हमारे घर में 3 लड़की थी। हाँ। तो लोग बहुत बोलते थे कि मतलब लड़की कुछ नहीं कर सकता है, और हमारा घर का फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब था। सुबह अगर हम लोगों को खाने के लिए मिलते थे तो रात को हम सोचना पड़ता था कि क्या होगा, कैसे होगा। आप अपनी गेम में, बॉक्सिंग में सबसे ज्यादा आपका पावरफुल अटैक क्या रहता है? मैं हर तरह का गेम खेल सकती हूँ। मैं एक ओपोनेंट को देखती हूँ और स्ट्रेटजी बनाती हूँ, और मैं किसी के साथ सेम गेम नहीं खेलती हूँ। कोई पर्स छीनने के लिए आता है तो मान लीजिए राइट साइड से आपकी तरफ आया, तो मैं ऐसे बढ़ा तो आप
ये इस हाथ को हटा हटा दिया। एक एक कहीं पे भी ये भी मार सकता है, हाँ। ये भी मार सकता है। चांस मिल जाता है कि एक हाथ अगर ब्लॉक कर दिया उसका पूरा बॉडी खुल जाता है। बॉडी खुल जाता है। हाँ। आप जरा तजम्मुल से पूछते हैं। तजम्मुल, सबसे पहली बात कि अगर कोई आपकी तरफ आ रहा है तो आप किक कहाँ करेंगे? सर पहले तो ये आप चेस्ट पे भी किक कर सकते हैं। हाँ। अगर आप वो बचाने की कोशिश करो तो थाई पे किक थाई पे कर भी। सकते हैं, फिर एब्स पे दे सकते हैं और फिर अपने हाँ, मुंह पे तो भी ये मार तो सकते फुल ऑन हैं। अटैक ही हो गया। अब एक बात बताइए, मैं तो 6 फुट से ऊपर हूँ, आप कितना किक कर सकते हैं भाई? ये यहाँ पे रख लूं? आप तो चढ़ा सकते हैं, आप बस सिंपल। अरे बाप रे, ये तो सीधा यहाँ कान पे। या तो आप दिखा के ये चढ़ा सकते हैं। अरे और- बाप रे, फेस के ऊपर से तो इतना हाई आप किक कर सकती हैं? जी। हाँ, तो ये यहाँ तक तो आराम से टच हो जाता होगा। हाइट से ऊपर। अरे बाप रे, अरे वाह, सुपर।